Hello studios, I welcome you all on our channel. We are here with very exciting animated video of Power Sharing, Chapter 1 of Politics of Class 10 Social Science. In this video, we are going to cover whole chapter through animation so that you can grab all the concept within this video and get and understand all the topic in a very easy way. This take a lot of effort. I hope you will learn and enjoy itself. If you do so, please admire our work by like, share and subscribe the channel for all these upcoming animated video. Now without any further ado, let's get started. Topics to be covered are what is power sharing, ethnic composition of Belgium and Sri Lanka, majoritism in Sri Lanka, accommodation in Belgium, and forms of power sharing. What is power sharing? Power sharing means the distribution of power among the organs of the government such as legislature, executive and judiciary. देखिए किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें उस चैप्टर के नेम का मीनिंग पता होना चाहिए. पावर शेयरिंग का मीनिंग क्या है? पावर शेयरिंग का मीनिंग है कि जो आपकी जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं वेरियस ऑर्गन्स के बीच में, यह जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. इंडिया में ये तीनों ऑर्गन एग्जिस्ट करते हैं. लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है लाइक पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव जो लॉ को इम्प्लीमेंट कराती है और जुडिशरी जो कि लॉ को प्रोटेक्ट करती है लाइक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह. Then power sharing helps in achieving the stability of political order. पावर शेयरिंग हमें हेल्प करती है कि हम स्टेबिलिटी को मेंटेन रखते रहें, स्टेबिलिटी को अचीव करें पॉलिटिकल ऑर्डर में. लाइक लेजिस्लेचर है वो सिर्फ लॉ को बनाएगी ही, वो ऐसा नहीं है कि इम्प्लीमेंट और फिर प्रोटेक्ट भी वही करे. ये वरना स्टेबिलिटी ब्रेक हो जाएगी. सिर्फ जिसका काम जो है वो वही करेगा. नेक्स्ट इज इन पावर शेयरिंग, पावर माइट even be shared at distinct levels such as union, state and local. इंडिया में आपने देखा होगा कि जो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट है वो डिवाइडेड है सेंट्रल पे, फिर स्टेट पे, देन सब डिवाइडेड है लोकल लेवल पे. सो ये जो शेयर है, ये पावर जो है ऐसे डिस्टिंक्ट लेवल पे शेयर की गई है, यूनियन लेवल पे, फिर देन स्टेट, फिर देन लोकल. Now, ethnic composition of Belgium and Sri Lanka. First, Belgium. Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of Haryana. इसमें बताया गया है कि बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है यूरोप में, जो इसकी कंपेयर की गई है इंडिया के स्टेट हरियाणा से कि वो उसके एरिया से भी स्मॉलर है. इफ इट हैज बॉर्डर विद फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लक्समबर्ग. जो बेल्जियम के जो बॉर्डर हैं वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग के साथ शेयर है. कभी कभी ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है. इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा. अगेन हरियाणा की पॉपुलेशन से कंपेयर करके बताया गया है कि जो इसकी पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा है. नेक्स्ट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स. Of the country's total population, 59% lives in Flemish region and speak Dutch language. Another 40% live in Wallonia region and speak French. Remaining 1% of the Belgians speak German. In the capital city Brussels, 80% people speak French while 20% are Dutch speaking. फर्स्ट में बताया गया है कि जो इसकी एथनिसिटी है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. जो कंट्री की टोटल पॉपुलेशन है 59% जो है जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं वो बोलते हैं डच लैंग्वेज. जो 40% लोग हैं वलोनिया रीजन में रहते हैं वो बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज. और जो कि रिमेनिंग 1% लोग हैं बेल्जियम के वो जर्मन बोलते हैं. इन द कैपिटल सिटी, बेल्जियम की कैपिटल सिटी है ब्रुसेल. ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन. 80% पीपल स्पीक फ्रेंच. जो 80% लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, while 20% आर डच स्पीकिंग. Okay, the minority French speaking community was relatively rich and powerful. जो minority French speaking community है वो rich है और powerful है Dutch speaking के मुकाबले. This was resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later. लेकिन जो Dutch community है speaking, उनको एजुकेशनल की जो क्वालिटीज थी वो बाद में, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट उन्हें काफी बाद में वहाँ के रूल्स एंजॉय करने का मौका मिला. दिस लीड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी ड्यूरिंग द 1950 एंड 1960. यही सब के कारण वहाँ पे टेंशन जनरेट हो गई थी डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज के बीच में 1950 और 1960s में.
The tension between the two communities were more acute in Brussels. लेकिन ब्रुसेल में ये टेंशन बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके की थी, क्योंकि आप सभी को पता है, क्योंकि ब्रुसेल में बिल्कुल अलग थीम थी, अलग सिनेरियो था, जबकि होल कंट्री में अलग था। जो कि वहां पे माइनॉरिटी में था होल कंट्री में, वो वहां पे मेजोरिटी में था। Next is the Dutch speaking people constitute a majority in the country but a minority in the capital. सेम यही रीजन है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है व्हाट स्पेशल प्रॉब्लम फेस बाय द वॉज इन ब्रुसेल, तो उसका आंसर यही माइनॉरिटी और मेजोरिटी वाला है। Now Sri Lanka. Sri Lanka is an island nation just a few kilometers of the southern coast of Tamil Nadu. इंडिया के तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर श्रीलंका है, जो कि एक आइलैंड नेशन है। इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। अगेन हरियाणा से कंपेयर करके इसकी पॉपुलेशन के बारे में बताया गया है, जो कि 2 करोड़ है। लाइक अदर नेशन इन साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। दूसरे नेशन की तरह साउथ एशिया के यहाँ पर भी काफी डाइवर्स पॉपुलेशन है। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिन्हाला स्पीकर्स 74% एंड द तमिल स्पीकर 80%। यहाँ पे बताया गया जो इसका सोशल ग्रुप है वो 2 ग्रुप में है। एक सिन्हाला स्पीकर्स हैं जो कि 74% है, और दूसरे तमिल स्पीकर्स हैं जो कि 18% है। Among Tamils, there are 2 subgroups, Tamil native of the country called as Sri Lankan Tamils, which are 13%. बताया गया है कि जो तमिल्स हैं वो 2 कैटेगरीज या 2 सब ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एक तो है श्रीलंकन तमिल्स और एक है इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। द रेस्ट हुज फोरफादर कम्स फ्रॉम द एज come from India as plantation worker during the colonial period are called Indian Tamils। जो कि बचे हुए 13% से बचे हुए लोग हैं जो कि इंडियन तमिल्स हैं, जिनके 4 फादर्स प्लांटेशन वर्कर्स के रूप में कॉलोनियल पीरियड में श्रीलंका मूव ऑन कर गए थे, वो इंडियन तमिल हैं। As you can see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and east of the country। आपको यहाँ पे मैप में दिख रहा होगा कि जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो नॉर्थ और ईस्ट एरिया को ऑक्यूपाई किए हुए हैं। यहाँ पे श्रीलंकन तमिल्स रहते हैं। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स आर बुद्धिस्ट, जो कि सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी है वो अधिकतर सब बुद्धिस्ट हैं। व्हाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम, जबकि जो तमिल है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला, और 7% जो लोग हैं जो क्रिश्चियंस हैं वो बोथ तमिल और सिन्हाला हैं। In this part, we will learn about Mesopotamism in Sri Lanka. जाने से पहले हम देखते हैं कि मेसोटिज्म आखिर है क्या। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज मेसोटिज्म। Mesopotamism is a belief according to which the majority community of a nation should frame rules in whichever way it wants, even if the result is disregarding and ignoring the wishes and the needs of the minority community. मेजोरिटिज्म बेसिकली है क्या कि एक बिलीफ है जिसके अकॉर्डिंग जो मेजोरिटी कम्युनिटी होती है किसी नेशन की, लाइक श्रीलंका में मेजोरिटी कम्युनिटी थी सिन्हालास की, वो कुछ ऐसे रूल फ्रेम करती है कि जैसे वो चाहती है कि ऐसे रूल हमें बनाने हैं, वो ऐसे रूल बनाती है, चाहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन इफ द रिजल्ट इज डिसरिगार्डिंग एंड इग्नोरिंग द विशेस। जबकि वे रूल्स जो वो बनाती है वो किसी के फेवर में ना हो, इग्नोर करें विशेष और नीड्स को जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी की है। The leader of Sinhala community dominated the government and adopted a series of measures. A. Sri Lanka became independent in 1948. श्रीलंका जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया था 1948 में, just after India independence. B. In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding the Tamil. 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिसमें सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज ऐसा रिकॉग्नाइज किया गया और तमिल को डिसरिगार्ड किया गया। सी. सिन्हाला एप्लीकेंट्स वर फेवर्ड फॉर द यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट जॉब्स। जो सिन्हाला एप्लीकेंट्स थे उन्हें फेवर्ड किया गया यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट जॉब में, यानी कोई भी गवर्नमेंट जॉब या यूनिवर्सिटी जॉब होती तो ये सिन्हालास को प्रेफर्ड किया जाता। डी. द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन टू द बुद्धिज्म। सिन्हाला की जो रीजन था जो जिसे वो फॉलो करते थे वो बुद्धिस्ट था, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई बुद्धिस्ट को। ई. द रिजल्ट ऑफ दिस पॉलिसी मेक द सिन्हाला तमिल्स फील्स दैट। तो इन सब की पॉलिसीज की वजह से श्रीलंकन तमिल्स को फील हुआ, फर्स्ट, लीडर वर इनसेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर।
कि जो लीडर्स हैं वो उनके प्रति इनसेंसिटिव बिहेवियर रखते हैं उनकी लैंग्वेज और उनके कल्चर के प्रति। सेकेंड, गवर्नमेंट पॉलिसीज डिप्राइव देम ऑफ इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनके लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज में भी कोई इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे। F. They were discriminated against in getting job and other opportunities. उन्हें काफी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था जॉब्स और अदर अपॉर्चुनिटीज के लिए। इसके चलते श्रीलंकन तमिल्स ने अपनी कुछ डिमांड रखी। डिमांड्स ऑफ श्रीलंकन तमिल्स आर फर्स्ट, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, कि जो उनकी लैंग्वेज है तमिल्स की उसे ऑफिशियल लैंग्वेज करार कर दिया जाए। सेकंड, फॉर रीजनल ऑटोनॉमी, उन्होंने डिमांड की कि उन्हें एक सेपरेट पार्ट, एक सेपरेट रीजन दिया जाए जहां उनकी खुद की पावर हो और वे खुद डिसीजन लेके उसे चला सकें। थर्ड, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले जॉब्स में, एजुकेशन में। Fourth, demand was made for an independent Tamil Elam state in northern and eastern part of Sri Lanka. उन्होंने डिमांड की कि उन्हें एक इंडिपेंडेंट स्टेट मिले तमिल एलम नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में श्रीलंका के। The distrust between the two communities turned into widespread conflict. It soon turned into a civil war as a result. Thousands of people of both the communities have been killed. इस डिस्ट्रस्ट के चलते हुए दोनों कम्युनिटीज के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट हुआ जो कि जल्द ही एक सिविल वार में कन्वर्ट हो गया, जिसके चलते काफी लोग दोनों कम्युनिटीज के मारे गए। मैनी फैमिली वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजी एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, जिसके चलते काफी फैमिली को कंट्री को छोड़ के जाना पड़ा और काफी ने अपने आजीविका को लॉस्ट कर दिया। नाउ अकोमोडेशन इन बेल्जियम। देखिए, सबसे पहले हमने इस वीडियो में पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एथनिसिटी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, कि श्रीलंका और बेल्जियम में कैसे डिफरेंट कम्युनिटीज एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं, कैसे डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज में सारी कम्युनिटीज एक साथ रह रही हैं। देन हमने पढ़ा मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका, कि कैसे मेजोरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी एक साथ रह के श्रीलंका में, फिर कैसे मेजोरिटी कम्युनिटी ने माइनॉरिटी पर कैसे किस प्रकार से रूल बनाए, किस प्रकार से उन्होंने उसको दबाया, फिर जिसकी वजह से वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुए और काफ़ी झगड़ा हुआ, जिस वजह से काफ़ी वहाँ के पीपल मारे भी गए, काफ़ी लॉस हुआ। लेकिन जो बेल्जियम था उसमें ऐसा नहीं हुआ। वहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया कि जिस वजह से वे इस कॉन्फ्लिक्ट से अपनी कंट्री बेल्जियम को बना पाए। कहीं ना कहीं इसमें जो था हाथ वो पावर शेयरिंग का था। तो आइए अब हम अकोमोडेशन इन बेल्जियम के बारे में पढ़ते हैं। In Belgium, the government handled community difference very well. Between 1970 and 1993, Belgium leaders amended their constitution 4 times and came up with a very new model to run the government. बेल्जियम में गवर्नमेंट ने काफ़ी बहुत ही अच्छी तरीके से उनकी कम्युनिटी के डिफरेंस को हैंडल किया और 1970 और 1993 के बीच में बेल्जियम लीडर्स ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स अमेंड किया और बहुत ही अच्छे न्यू मॉडल के साथ वे आए और उसी न्यू मॉडल से उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को रन किया। Here are some of the elements of the Belgian model. First, the constitution prescribed that the number of duchies and the French-speaking ministers shall be equal in the central government. कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया था कि जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर हैं वे इक्वल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। सम स्पेशल लॉ रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, thus नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली। जो कि स्पेशल लॉ होंगे वो बनाए जाएंगे सपोर्ट से मेजॉरिटी ऑफ मेंबर, जो भी मेजॉरिटी में होंगे मेंबर किसी भी लिंग्विस्टिक ग्रुप के, उसके सपोर्ट से स्पेशल लॉ बनाए जाएंगे इसी प्रकार से, ताकि कोई सिंगल कम्युनिटी अपने एक मत से या एक अधिकार से कोई डिसीजन ना ले सके। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं होगी। ब्रुसेल एज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। जब हमने एथनिसिटी ऑफ बेल्जियम पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि सेंट्रल लेवल और कैपिटल ब्रुसेल में काफ़ी अपोजिट था मामला, काफ़ी डिस्प्यूट थे कि मतलब जो वहाँ पे मेजोरिटी में वो वहाँ पे माइनॉरिटी में था। तो इसी वजह से ब्रुसेल में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई जहाँ पे दोनों कम्युनिटी की इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी। Next is the apart from the central and the state level government, there is a third kind of government. Central और state government से अलग एक third kind of government भी थी जो कि थी community government, जो कि elected की गई थी by the people belonging to one language community
पीपल्स के द्वारा जो कि एक लैंग्वेज कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जैसे कि डच, फ्रेंच और जर्मन। ये मैटर नहीं करता कि कहाँ ये कम्युनिटी रहती है, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, कहीं भी रहे, कम्युनिटी गवर्नमेंट एक बनाई गई थी। दिस गवर्नमेंट इज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। ये जो गवर्नमेंट थी, इसके पास पावर थी कि ये रिलेट करे इशू को, लाइक कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड जितने भी इशू हैं ये इनको हैंडल करे। The Belgium model was very complicated, but it helped to avoid civic strife between two major communities. Belgium model ऑल्दो वेरा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन इसने हेल्प की कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो दो किसी भी कम्युनिटीज के बीच में। एज दो हमने श्रीलंका में देखा था कि उनमें दो कम्युनिटीज में डिस्प्यूट हो गया था, कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। तो इस वजह से बेल्जियम का जो स्ट्रक्चर था कॉम्प्लिकेटेड तो था, लेकिन वो इतना वेल मेंटेन था कि उसने अपने कंट्री में, बेल्जियम में, कि कोई वहाँ पे डिस्प्यूट नहीं हुआ और काफ़ी अच्छे से उनकी कल्चर चली। तो ये बेल्जियम का जो है काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है पावर शेयरिंग का। Now we are going to study about why power sharing is desirable in democracy. Power sharing is desirable in democracy because first, prudential reason. Prudential का मीनिंग है careful calculation based on gain and loss. सो यहाँ पे हम कुछ गेन के बारे में बात करेंगे कि डेमोक्रेसी की पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। First, it helps to reduce the possibility of conflict between social groups, since social conflict often leads to violence and political instability. इसमें बताया गया है कि ये जो है रिड्यूस करती है पावर शेयरिंग की कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच में, और सोशली कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लीड करता है फिर वायलेंस में और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी में। सेकेंड, इट इज़ अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। ये एक बहुत ही अच्छा वे है पॉलिटिकल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि जो पॉलिटिकल ऑर्डर है वो स्टेबल रहे। नेक्स्ट, imposing the will of majority community over other may look like an attractive option in a short run, but in long run it undermines the unity of the nation. इसमें बताया गया है कि अगर मेजोरिटी अपनी जो पावर है वो इम्पोज करती है माइनॉरिटी कम्युनिटी पर, वो एक शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, ठीक लगेगा, लेकिन इन लॉन्ग टर्म वो काफ़ी नुकसानदायक है, उसके अच्छे इफेक्ट्स नहीं होते और ये ब्रेक करता है यूनिटी ऑफ नेशन को भी। नेक्स्ट, मोरल रीजन। मोरल रीजन में हम उसके राइट और रॉन्ग वे में जानेंगे कि कैसे ये सही है। फर्स्ट, पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी की सोल है, वो डेमोक्रेसी की जान है। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट। इसमें बताया गया है कि डेमोक्रेटिक रूल्स इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज, कि पावर शेयरिंग जो है उनके साथ भी है जो कि उनके ऊपर वो इम्पोज होगी। मान लीजिए कि जो हम वोटर्स हैं, हमारे साथ पावर शेयर की गई है कि हम खुद ही अपने इलेक्टर को, हम अपने खुद ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करें और वही हम पे बाद में रूल करें। ठीक। नेक्स्ट है, पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नमेंट। पीपल के पास राइट है कि वे कंसल्ट करें कि कौन उन्हें गवर्न करेगा। अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टीशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वो होती है जिसमें सिटीजन भी अपना पार्टिसिपेट करें और एक उनकी भी सिस्टम एक प्रॉपर जगह हो, उनकी भी सिस्टम एक प्रॉपर रिस्पेक्ट हो। Now, forms of power sharing. Forms of power sharing. Most of you must think that sharing power equals to dividing power, weakening the country. फॉर्म पावर शेयरिंग से बहुत से लोग क्या समझते हैं कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या है, डिवाइड करना, या डिवाइडिंग पावर को डिवाइड करना, या उनकी कंट्री को वीक करना। ये जो सिमिलर काइंड ऑफ वीक था ये पास में माना जाता था और ये एज्यूम किया जाता था कि ऑल द पावर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस, कि जो पावर है वो कुछ ही लोगों के या ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में या किसी सिंगल पर्सन के हाथ पे रहनी चाहिए जो कि एक किसी प्लेस पर रहता हो। अदरवाइज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू मेक क्विक डिसीजन एंड एनफोर्स देम। वरना ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा क्विक डिसीजन लेने के लिए और उनको एनफोर्स लागू कराने के लिए। बट दीज नोशन हैव चेंज विद द एमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी।
लेकिन ये जो विचारधाराएं थी ये चेंज हुई जब डेमोक्रेसी एंटर करी। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। Everyone has a voice in shaping of public policy. Therefore, in a democratic country, political power should be distributed among citizens. जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें पीपल्स के पास वॉइस होती है कि वे अपनी पब्लिक पॉलिसी बनवा सकें। डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, जो पॉलिटिकल पावर होती है वो सिटीजन्स के बीच में भी शेयर होती है। In modern democracy, power sharing can also take many forms as mentioned below. Power is shared among different organs of government such as legislature, executive and judiciary. This is called horizontal distribution of power because it allows different organs of government placed at the same level to exercise different power. जो पावर शेयर होती है वो डिफरेंट ऑर्गन के बीच में होती है। ये हमने अभी प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में इनको हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। क्यों कहते हैं ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। बिकॉज इट अलाउ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल, क्योंकि ये अलाउ करता है कि जो डिफरेंट गवर्नमेंट के जो ऑर्गन है वो सेम लेवल पे हों लेकिन वे एक्सरसाइज करें डिफरेंट पावर्स को। मतलब उनका वर्क, उनकी ड्यूटी डिफरेंट हो लेकिन उनका लेवल सेम हो। सच सेपरेशन एंश्योर दैट नन ऑफ द गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, ईच ऑर्गन चेक्स द अदर। ये जो सेपरेशन है ये इसलिए बनाया गया ताकि कोई भी अनलिमिटेड पावर का यूज, एक्सेसिव यूज ना कर सके और सारे जो सिस्टम है एक दूसरे को, ये जो ऑर्गन्स हैं ये एक दूसरे को चेक करते रहें। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। और ये जो चेकिंग का सिस्टम है कि जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव को चेक करती है, ये सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस कहा जाता है। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। जो पावर है वो गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंट लेवल पर शेयर की जाती है। जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, एक जनरल गवर्नमेंट एंटायर कंट्री के लिए लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल विच इज कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट प्रोविंशियल या फिर रीजनल या फिर लोकल लेवल पे जिसको हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। Power may also be shared among different social groups such as religious and linguistic group. पावर जो है डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच में भी शेयर होती है, सच एज रिलीजियस और कोई भी लिंग्विस्टिक ग्रुप हो गया। जैसे हमने बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट का एग्जांपल देखा था कि वो थर्ड टाइप की गवर्नमेंट बनाई गई थी। ये जो लिंग्विस्टिक ग्रुप या रिलीजियस बेसिस के बेस पे जो पावर जो बनाया जाता है ग्रुप या गवर्नमेंट, वो जो होती है वो इंश्योर करती है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उन्हें भी एक फेयर चांस, एक फेयर शेयर मिले पावर में। Power sharing arrangement can also be seen in a way political party, pressure group, movement in control or influence those in power. जो पावर शेयरिंग का जो अरेंजमेंट है वो इसलिए भी है कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं या जो प्रेशर ग्रुप है उन सब में भी पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट देखा गया है। For example, when two or more parties form an alliance to contest election, and if they get elected, they form a coalition government and thus share power. मान लीजिए जैसे कोई दो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो गठबंधन करके या अलायंस करके अपने एक पार्टी बनाती हैं, फिर वे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। अगर वे जीत जाती हैं तो उसके बाद वे अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। उस गवर्नमेंट में क्या होता है कि दोनों जो पार्टीज होती हैं वे अपना अपना पावर शेयर करती हैं। जैसे कि डिसीजन लिया जाएगा तो दोनों की सहमति से, दोनों के एग्रीमेंट से लिया जाएगा, दोनों की इक्वल वेटेज होगी कि ये पार्टी हाँ करेगी, ये भी हाँ करेगी, तभी वो आगे बढ़ेगा। तो पावर शेयरिंग में फिलहाल अभी तक ये इतना ही है। होप कि आप सभी को पावर शेयरिंग समझ में आया होगा। देखिए ये इन सब पार्ट्स में हमने सारे जो एब्स्ट्रैक्ट है या सारा टेक्स्ट जो है एनसीईआरटी का लिया है ताकि आप एकदम रिकॉग्नाइज कर पाएं जब आप अपने चैप्टर को पढ़ें और आपको एकदम इजीली मेमोराइज और याद हो जाए। होप करते हैं कि आपको काफी कुछ समझ में आया होगा और सारे क्वेश्चन हमने मेन पार्ट के सारे ही हमने इसमें ओवरऑल कवर करा दिए हैं। तो थैंक यू वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। होपफुली आप सभी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो देखिए इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी टाइम लगा है। तो प्लीज़ मेक श्योर आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी कोई दिक्कत हो तो वे भी इस चैप्टर को ईजिली और अच्छे से वे में समझ पाएँ। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली सेम काइंड ऑफ वीडियो, एनिमेटेड वीडियो आपको मिल पाए और आपके नेक्स्ट और आने वाले चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हों। और अभी तक के लिए बस इतना ही। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।